आशीर्वाद की रस्म के दौरान जब अनिरुद्ध बॉस के आलीशान घर में चारों ओर खुशी का माहौल फैला हुआ था, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी घर की दीवारों के पीछे एक ऐसा सच छुपा हुआ है जो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। इस खुशी की महफिल में जब गांव से आई साधारण सी लड़की झनक की एंट्री हुई तो माहौल एकाएक बदल गया। अनिरुद्ध ने उसे खुद आमंत्रित किया था, लेकिन अर्शी को ये बात बेहद नागवार गुजरी। उसकी आंखों में गुस्सा और सवाल दोनों थे। उसकी नजरें झनक पर टिकी थीं, मानो कोई भूली हुई परछाई लौट आई हो। तुमने इस गवार लड़की को यहाँ क्यों बुलाया? अर्शी का सवाल नुकीले बाण की तरह झनक पर गिरा। किसी ने जब बताया कि वह सिंबल बोरी गांव से है, तो अर्शी का चेहरा एकदम सख्त हो गया। वह गांव उसका अतीत था, एक ऐसा अतीत जिसे वह किसी कीमत पर फिर से नहीं जीना चाहती थी। इसी बीच पास में खड़ी एक नन्ही बच्ची, छोटी झनक, जो अभी अभी शहर आई थी, अर्शी की नजरों में आ गई। वह बच्ची सहमी हुई थी, लेकिन अर्शी के सवालों ने उसकी मासूमियत को और भी डरा दिया। तुम्हारी माँ कौन है? क्या करती है? तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा? इन सवालों से घबराकर वह बच्ची अपने छोटे से बैग से एक तस्वीर निकालती है और अर्शी की ओर बढ़ा देती है। जैसे ही अर्शी की निगाह उस तस्वीर पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तस्वीर नूतन की थी, झनक की माँ और अर्शी की अपनी बहन। उस पल में जैसे उसका अतीत एक बार फिर आंखों के सामने जीवंत हो गया। उसे यकीन हो गया कि यह बच्ची झनक की ही बेटी है। लेकिन सवाल यह था कि वह यहाँ क्यों है और किसके कहने पर आई है? उधर ऋषि और झनक के बीच तनाव और भी बढ़ता जा रहा था। पुलिस स्टेशन में जब झनक उससे मिलने आती है तो ऋषि उस पर बुरी तरह भड़क उठता है। कृपया मुझे परेशान मत करो, तुम फंक्शन के बीच में ऐसे कैसे जा सकती हो? ऋषि की आवाज में गुस्सा साफ झलकता है, लेकिन झनक उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह भवानीपुर में अपने बाबा को ढूंढने गई थी। यह सुनकर ऋषि के भीतर छिपी कटुता बाहर आ जाती है। जरूर तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे बाबा को ऐसे ही फंसाया होगा, लेकिन वो बचकर निकल गए, वह कहता है, मानो उसकी माँ के अतीत पर कीचड़ उछाल रहा हो। झनक यह सुनकर आपाक हो बैठती है और उसे डांटते हुए कहती है कि उसकी माँ के बारे में वह ऐसी बातें नहीं कह सकता। घर लौटने पर भी झनक को चैन नहीं मिलता। परिवार के बाकी सदस्य भी उससे नाखुश हैं और उसे चेताते हैं कि वह इस तरह की हरकतें दोबारा ना करे। लेकिन अदिति सबके सामने एक सच्चाई उजागर करती है, झनक अपने बाबा को ढूंढने गई थी। इस बात को सुनकर अनिरुद्ध अंदर से हिल जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह झनक की ही बेटी हो? शक की एक रेखा अनिरुद्ध की आंखों में साफ दिखती है। वह असमंजस में पड़ जाता है और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में डूब जाता है। इसी बीच अर्शी अपनी नई चालें चलने लगती है। उसे इस बात का पूरा यकीन हो जाता है कि ऋषि ने जानबूझकर इस बच्ची को मून की जिंदगी में घुसाने की कोशिश की है। वह छोटी झनक को किसी भी कीमत पर मून से दूर रखना चाहती है। उसका इरादा साफ है, वह किसी भी हालत में इस बच्ची को अपनापन नहीं देगी। वह उसे तंग करती है, नीचा दिखाती है, बार बार उसके अस्तित्व पर सवाल उठाती है। ऋषि और मून के रिश्ते में इस बच्ची की मौजूदगी उसे चुभ रही है। अर्शी की इन हरकतों के बीच अनिरुद्ध अब भी अपने काम और उलझनों में व्यस्त रहता है। उसे नहीं पता कि यह मासूम बच्ची वही है जो उसके दिल का एक हिस्सा है, उसकी अपनी बेटी। लेकिन यह सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। एक दिन बॉस हाउस में जब सभी सदस्य एक साथ एक गंभीर चर्चा में उलझे होते हैं, तो पराशर साहस जुटाकर एक ऐसा सच सामने रख देता है जो सबको हिला देता है। झनक, तुम अनिरुद्ध बॉस की बेटी हो। यह सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। सबके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। झनक को जैसे यकीन ही नहीं होता कि वह उस इंसान की बेटी है जो अब तक उसके लिए एक पराया था। अर्शी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती। क्या बकवास है यह? एक नौकरानी की बेटी हमारे घर की वारिस कैसे हो सकती है? वह चिल्लाती है और मून भी गुस्से में पापा से जवाब मांगती है। पापा, आप चुप क्यों हैं? यह सब झूठ है ना? लेकिन अनिरुद्ध अब और नहीं छुपा पाता। उसकी आवाज कांपती है, लेकिन सच्चाई को वह नकार नहीं सकता। नहीं, यह सच है, वह धीरे से कहता है। सबके चेहरे स्याह पड़ जाते हैं। फिर पराशर की आंखों से सच्चाई की कहानी निकलती है। वह बताता है कि नूतन कोई साधारण नौकरानी नहीं थी, वह अर्शी की सगी बहन थी। अनिरुद्ध और नूतन एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन हालात ने उनका साथ नहीं दिया।
जब अर्शी की मां को यह बात पता चली तो उन्होंने नूतन को नीचा दिखाना शुरू किया और अंततः अनिरुद्ध की शादी अर्शी से तय हो गई। टूटे दिल से नूतन बॉस हाउस से चली गई और पराशर के गांव में जा बसी। सालों बाद एक बरसाती रात में अनिरुद्ध उससे मिलने गया और उसी रात झनक का जन्म हुआ। यह सच्चाई जितनी भावुक थी उतनी ही दर्दनाक भी थी। एक बच्ची जो अपने अस्तित्व की तलाश में थी, अब जान चुकी थी कि वह किसकी संतान है। लेकिन क्या यह सच्चाई झनक को अपनापन देगी या उससे सब कुछ छीन लेगी, यह तो वक्त ही बताएगा। जब पराशर ने झनक की आंखों में देखते हुए ये सच स्वीकार किया कि नूतन ने कभी अनिरुद्ध को अपनी बेटी के बारे में नहीं बताया, तो झनक के भीतर कुछ टूटने की आवाज सी गूंज उठी। पराशर की आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, मैंने उसे अपनी बेटी मानकर पाला क्योंकि मैं जानता था कि अगर यह सच कभी बाहर आता तो उसे भी उसी जिल्लत और बेइज्जती से गुजरना पड़ता जो नूतन ने सही थी। पराशर का यह जज्बाती कबूलनामा एक नई सच्चाई को उजागर कर गया, एक ऐसी सच्चाई जो झनक की आत्मा को हिलाकर रख देती है। वहीं घर में अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ टूटते रिश्तों की हलचलें तोड़ रही थीं। इसी बीच झनक और ऋषि की बातचीत को छुपकर मून सुन रही थी। उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ आंसू और गुस्सा दोनों थे। उसका शक सही निकला था, ऋषि उससे कुछ छुपा रहा था और अब सच्चाई उसके सामने थी। जब उसे उनकी शादी की बात का पता चला तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मून के भीतर का तूफान अब शब्द बन चुका था। ऋषि, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया? उसकी आवाज में इतनी कड़वाहट थी कि कमरे की हवा तक ठंडी हो गई। ऋषि अपनी सफाई में बोला, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था मून। गांव वालों ने मजबूर किया, यह मेरी मर्जी से नहीं हुआ। लेकिन मून अब किसी बात पर यकीन करने की हालत में नहीं थी। उसके लहजे में फैसला था, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो इस शादी को खत्म करना होगा, डिवोर्स लेना ही होगा। जनक एक कोने में खड़ी चुपचाप रोती रही। उसे लग रहा था जैसे वह हर किसी के जीवन में जहर बन चुकी है। उसकी आंखों में आंसू और मन में गलतफहमी का गुबार था। तभी अर्शी और मून ने मिलकर झनक पर कटाक्ष करने शुरू कर दिए। अर्शी ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, तो अब ये हमारे सिर पर राज करेगी? एक नौकरानी की बेटी बॉस हाउस की वारिस बनेगी? मून ने आग में और तेल डालते हुए कहा, पहले मेरा मंगेतर छीना और अब मेरी जिंदगी। यह लड़की कभी इस घर में स्वीकार नहीं की जाएगी। ऋषि अब और नहीं सह पाया। वह बीच में बोल पड़ा, बस करो तुम दोनों। जनक ने कुछ नहीं मांगा तुमसे, सिर्फ सहा है। उसका गुस्सा झनक के लिए ढाल बन चुका था। ये यहाँ मजबूरी में आई है, इसका कोई कसूर नहीं। अगर किसी ने झूठ बोला है तो वो हम हैं, तुम, मैं और ये पूरा घर। ऋषि की आवाज में झनक के लिए नरमाई और सच्चाई थी। अनिरुद्ध वहीं झनक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और उसमें एक टूटे हुए पिता की छाया साफ झलक रही थी। माफ कर दो बेटा, वह फुसफुसाया, मैंने तुझे अनजाने में खो दिया। पर अगर तुझे कभी किसी कंधे की जरूरत हो तो मैं हमेशा रहूंगा। जनक ने अनिरुद्ध की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। उसने बस धीरे से एक धूल जमी हुई तस्वीर उठाई, अनिरुद्ध और नूतन की, जैसे उस रिश्ते की स्मृति भी समय की धूल में खो चुकी हो। वह फटी हुई आंखों से तस्वीर को देखती रही, फिर बोली, मैं किसी की बेटी नहीं हूं। तुम सबने मुझसे झूठ बोला और अब भी ये तस्वीर संभाल कर रखी, लेकिन यह भी नहीं पूछा कि वो अब कहाँ है। पराशर एक बार फिर बोला, मैंने तुम्हें उस दर्द से बचाने के लिए सब छुपाया। मैं जानता था अनिरुद्ध कभी अर्शी के डर से तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। झनक अब नर्म आवाज में कहती है, ठीक है, अब हमें इस घर से लौटकर अपने गांव जाना चाहिए। इस निर्णय में उसका टूटापन नहीं बल्कि आत्मसम्मान बोल रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। टूटे सपनों और चुभते रिश्तों के बीच एक किरण फिर भी चमक रही थी। ऋषि के काका, जो हमेशा से झनक की प्रतिभा को समझते थे, हाल ही में उसे एक अंग्रेजी लेख लिखने को देते हैं। झनक का लिखा देखकर वे स्तब्ध रह जाते हैं। उन्होंने तुरंत पूरे परिवार को बुलाया और कहा, ये लड़की पढ़ाई में बहुत होशियार है। अगर हमने इसकी पढ़ाई नहीं करवाई तो ये हमारे साथ नाइंसाफी होगी। उसी वक्त ऋषि कमरे से गुजर रहा था। काका ने उसे बुलाया, तुझसे काम है। ऋषि ने पूछा, क्या हुआ जेठू? काका बोले, तू इसे गांव लेकर जाएगा, इसके फॉर्म भरवाकर किताबें लेकर यहाँ लाएगा। ऋषि एकदम टालमटोल करता है, मैं नहीं जाऊंगा इसे लेकर गांव। काका ने सख्त लहजे में कहा, अगर तू नहीं जाएगा तो मैं खुद इसे लेकर जाऊंगा। ऋषि घबरा गया। वह जानता था कि काका अकेले जाएंगे तो बातें और बिगड़ जाएंगी।
उसने गुस्से में दांत भींचे और बोला, आप नहीं जाएंगे, मैं ले जाऊंगा। इस मजबूरी में उसकी कड़वाहट भी छिप गई थी। फिर एक नई यात्रा की तैयारी शुरू हुई, गांव की तरफ लौटने की यात्रा। लेकिन इस बार गांव सिर्फ घर वापसी का प्रतीक नहीं था, बल्कि झनक के भविष्य की ओर पहला कदम भी था। एक टूटी हुई आत्मा जो अपने वजूद की तलाश में भटक रही थी, अब एक रास्ता देख रही थी जिसमें ज्ञान, सम्मान और खुद का मुकाम शामिल था। उसने अपने सारे आंसू समेटे और तय किया कि अब वह खुद के लिए जिएगी, न बेटी बनकर, न बहू बनकर, सिर्फ झनक बनकर। अब देखना यह होगा कि गांव की यह यात्रा झनक को सिर्फ अतीत के धब्बे लौटाती है या आने वाले भविष्य की रोशनी भी देती है।